नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ आप मुझे अपना पूरा सपोर्ट दीजिए जिससे मेरा चैनल भी ग्रोथ करे। सुधा जी को बेहोश देखकर मनोहर जी और राधा जी के होश उड़ गए। न जाने कब से वो इन लोगों की बातें सुन रही थी और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मनोहर जी सुधा के गालों को थपथपाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। राधा जी भी भागकर अंदर से पानी ले आई और उनके चेहरे पर हल्के हल्के छींटे मारे, पर सुधा जी पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। रागिनी आते ही अपने घर की तरफ बढ़ गई। नीलेश ने उसे रोकना चाहा, पर रागिनी तेजी से आगे बढ़ गई और नीलेश कुछ कह भी नहीं सका। फिर उसे भी लगा कि रागिनी को उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए और इसीलिए वो चुपचाप अपने घर आ गया। घर पर सुधा जी को इस तरह से देखकर नीलेश भी हड़बड़ा गया और सुधा जी से सवाल करने लगा, ये क्या हुआ माँ? ये सुधा जी यहाँ ऐसे बेहोश कैसे पड़ी हुई हैं? नीलेश, सब बाद में बताती हूँ, अभी इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। मनोहर जी और नीलेश किसी तरह सुधा जी को उठाकर गाड़ी तक लेकर आए। इधर रागिनी ने भी जब अपने घर पे किसी को नहीं देखा तो वो भी वापस मुड़कर बाहर की तरफ आ गई। जब उसने देखा कि सब लोग सुधा जी को गाड़ी में बैठा रहे थे, वो दौड़ते हुए उन सब तक पहुंची और सुधा जी को देखकर परेशान होते हुए मनोहर जी से पूछने लगी, पापा ये माँ को क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इन्हें ऐसे लेकर? मनोहर जी के तो बोल नहीं फूट रहे थे। तब नीलेश ने कहा, सवाल जवाब बाद में कर लेना, अभी बैठो जल्दी से गाड़ी में। और खुद सुधा जी को संभालकर कार में बैठा दिया और खुद जाकर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मनोहर जी और रागिनी सुधा जी के साथ पीछे ही सीट पर बैठ गए। राधा जी नीलेश के साथ आगे बैठ गई। नीलेश ने कार हॉस्पिटल की ओर बढ़ा दी। रागिनी इतनी परेशान थी कि उसके सवाल रुक नहीं रहे थे मनोहर जी से। वो लगातार कुछ न कुछ पूछी जा रही थी। पापा बोलिए ना, आखिर क्या हुआ मम्मी को? आप चुप क्यों हैं? पर कार में किसी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर सुधा जी को चेकअप के लिए अंदर ले गए। सब बाहर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने आकर बताया कि सुधा जी ठीक हैं, बस किसी बात की टेंशन की वजह से उन्हें चक्कर आए। उन्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है और रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। आज रात के लिए उन्हें यहीं रखा जाएगा और सब ठीक रहा तो कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रागिनी रात में वहीं रुकना चाहती थी और मनोहर जी भी। उन्हें तो सबसे पहले सुधा जी से बात करनी थी। राधा जी ने भी घर जाने से मना कर दिया। वैसे तो इतने लोगों का हॉस्पिटल में रुकना मना था, लेकिन रागिनी इसी हॉस्पिटल में काम करती थी, इसीलिए उसने किसी तरह से डॉक्टर से बात कर ली थी, बात करके मना लिया था। और नीलेश तो वैसे भी रागिनी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। रागिनी सुधा जी से मिलकर आई थी। वो दवा के असर से सो रही थी। अब सब वेटिंग एरिया में बैठे थे। तब रागिनी ने फिर से पूछा कि आखिर हुआ क्या? मनोहर जी ने खुद को संभाला और सारी बात रागिनी को बता दी। रागिनी और नीलेश सारी बात सुनकर सदमे में आ गए और राधा जी एक कोने में चुपचाप रो रही थी। कभी मन होता रागिनी को गले लगा ले, तो कभी सोचती कि पता नहीं रागिनी कैसे रिएक्ट करे। बहुत देर तक तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर रागिनी उठकर राधा जी के पास आई और उनके बगल में बैठ गई। उसने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा तो राधा जी का सब्र टूट गया और वो रागिनी के गले लग गई। बहुत देर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लगे रोते रहे। कहने को किसी के भी पास कुछ भी नहीं था। नीलेश भी एक तरफ से आकर राधा जी से लिपट गया। उसके लिए भी ये सब कम शॉकिंग नहीं था। उसने राधा जी और रागिनी को अपने बाहों में भर लिया। वो दोनों भी
वो दोनों भी उसके सीने से लग गईं। मनोहर जी सुधा जी के पास आए थे और उनके हाथ थामे बैठ गए। आंखों में आंसू थे और मुंह से सिर्फ सॉरी निकला। पर सुधा जी तो नींद में थी और सब अब सिर्फ सुबह उनके उठने का इंतज़ार कर रहे थे। रागिनी थोड़ी देर उठकर बाहर आ गई। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। जब नीलेश ने उसे बाहर जाते देखा तो वो भी उठकर उसके पीछे चला गया। रागिनी गार्डन में जाकर बैठ गई। चारों तरफ एकदम शांति छाई हुई थी। रागिनी आज के बारे में सोचने लगी। आज का दिन उसके लिए बहुत भारी था। एक तो माँ की ये हालत, आज उसे अपने जन्म से जुड़े इतने बड़े सच का पता चला, और उस पर आज नीलेश के साथ हुई उसकी बात। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही क्या है और गलत। आखिर वो भी तो यही चाहती थी, वो भी तो नीलेश से प्यार करती थी। फिर आज क्यों उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि पता नहीं अब नीलेश कैसे रिएक्ट करेगा। राधा माँ से उसका अनोखा लगाव सब उसे आज अब समझ आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर बेंच के पीछे टिकाना चाहा तो नीलेश ने सहारे के लिए अपना हाथ लगा दिया। हड़बड़ाकर जब उसने मुड़कर देखा तो नीलेश उसके बगल में बैठा था। उसने ख्यालों में वो इतना गुम थी कि उससे उसके आने का एहसास भी नहीं हुआ। नीलेश को देखकर रागिनी उठकर जाने लगी तो नीलेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। ना जा मुझसे दूर, आ बैठ मेरे पास कि तुझे अपनी बाहों का सहारा दूं। उठ रहे हैं तेरे सीने में जो तूफान, उन्हें भी खुद में संभाल लूं। ठहरे हैं जो तेरे पलकों में ये मोती, उन्हें अपने लबों से मैं चूम लूं। नीलेश का इतना कहना था कि रागिनी मुड़कर उसके सीने से जा लगी, और जब तक जो बांध उसने बांध रखा था अपने मन में, पर वो टूट गया। बहुत देर नीलेश उसे संभालता रहा। फिर जब वो शांत हो गई तो दोनों अंदर आ गए। अगले दिन सुधा जी को डिस्चार्ज मिल गया और सब घर आ गए। रागिनी और राधा जी ने मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि रागिनी पर हमेशा पहले उनका अधिकार रहेगा, वहीं उसकी माँ रहेगी। जैसे श्री कृष्ण को 2 माँओं का प्यार मिले, वैसे ही रागिनी को भी 2 माँओं का प्यार नसीब हुआ। सब कुछ ठीक है, ये यकीन सुधा जी को बहुत मुश्किल से सबने मिलकर दिलाया। पर अभी भी नीलेश और रागिनी के बीच कुछ तो दूरी थी जिसे दोनों महसूस कर रहे थे, और अब नीलेश से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न रागिनी के भी दिल में जो बेचैनी थी। नीलेश ने अपनी अलमारी खोली। सामने उसका गिटार रखा हुआ था। पूजा के जाने के बाद से उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, पर आज उसने उसे उठा लिया। उसे लेकर आकर वो अपने पलंग पर बैठ गया। कितनी ही देर तक उसे देखता और सहलाता रहा, जैसे उसे अपना रिश्ता टोल रहा हो। उसके बाद उसने तार छेड़ दिए। सामने एक बार पूजा का चेहरा आया, लेकिन फिर धुंधला हो गया, और अब साफ रागिनी का चेहरा नजर आ रहा था। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था और मूसलाधार बारिश भी हो रही थी, लेकिन ये बारिश उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। नीलेश से जब नहीं रहा गया, उसने गिटार लिया और रागिनी के घर के बाहर दीवार से टिक लगा कर खड़ा हो गया। एक पैर पीछे की तरफ मोड़ के दीवार पर लगा रखी थी। गले में उसके नीला गिटार था और उंगलियां उसके तार को छेड़कर बेकार थी, और जैसे ही उसने तारों को छेड़ा, उससे निकली आवाज़ रागिनी के दिल के तार छिड़ गए और वो मदहोश सी अपनी खिड़की पर आ खड़ी हुई। नीलेश को बाहर
गिटार के साथ देखकर उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उसकी इस खूबी को वो अनजान थी। रागिनी की नज़र नीलेश से हट ही नहीं रही थी। उसे सफ़ेद शर्ट भीगकर उजबे बदन से चिपक गई थी। बिखरे हुए बाल माथे पर झूल रहे थे और उसमें से पानी की बूंदें टपक कर उसे और भी डेसिंग लुक दे रही थी। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बहुत ही कमाल लग रहा था, और शर्ट के ऊपर से खुले बटन उसे और भी हॉट लुक दे रहे थे। अभी तक नीलेश नीचे गर्दन झुकाए अपनी गिटार बजा रहा था। जैसे ही उसने नज़रें उठाई, उसकी नज़र रागिनी की नज़रों से टकरा गई और उसके मुंह से गाने की बोल निकली। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसे बरसातों में आओ ना, आओ ना। एक हाथ अपने दिल पर रखते हुए धड़कनों में आ गया है एक नगमा तेरे प्यार का, जैसे कोई सुर मिला हो दिल के तार से। दिल के तार का हाथों से दिल बनाते और फिर रागिनी की तरफ फ्लाइंग करते हुए पल की हंसी में यूं ही दिल लगी में ये दिल गया। हमें क्या मिला है, हमें क्या मिला है, तुम्हें तो मेरा दिल मिल गया। रागिनी को फ्लाइंग करते हुए लेके प्यार आँखों में, आओ ना, आओ ना। दोनों बाहें आगे कर उसे उंगलियों से बुलाते हुए, भीगी भीगी रातों में पीछे मुड़कर गाते हुए, आ रही है तेरी याद, दिल मेरा फिर बेकरार। तुम मिलोगे, हाँ मिलोगे, दिल को मेरे एतबार है। आगे टर्न करते ही सामने रागिनी खड़ी दिखाई देती है। गुलाबी सूट में पूरी तरह भीगी हुई थी। बारिश में भीगकर और भी हसीन लग रही थी वो। भागकर आने की वजह से उसकी सांसें फूल रही थी। रागिनी को ऐसा देखकर कुछ सेकंड तो नीलेश गाना भूल गया और एकटक उसे देखता रहा। फिर मुस्कुराते हुए गिटार साइड में रखा और अपने दोनों बाहें खोल दी और फिर से शुरू किया गाना। खुली हैं ये बाहें, देखी ये निगाहें, रास्ता तेरा, जरा मुस्कुरा के फिर से दिखा दे वो ही अदा। रागिनी भी दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। या तो मेरी यादों में, आओ ना। थोड़ी देर में जब रागिनी की मदहोशी टूटी और एहसास हुआ कि वो बाहर खड़े हैं ऐसे भीगते हुए, तो खुद को नीलेश ने अलग किया। चेहरे पर हाय की लाली और होठों पे मुस्कान और उस पर गिर रही बारिश की बूंदें कहर डाल रही थी। रागिनी जैसे ही पीछे मुड़कर जाने लगी, नीलेश ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया और उसे अपने हाथों में लपेटते हुए उसके पास आया। रागिनी की पीठ थी उसकी तरफ, पूरी खामोशी से सिर्फ बूंदें और उनकी बढ़ी धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। नीलेश ने एक हाथ रागिनी के कमर पे डाल के उसे अपने करीब किया। रागिनी की पीठ नीलेश के सीने से जा लगी। नीलेश ने उसकी गर्दन पर आई गीली लटों को हटाया और अपने होठों उसके गले तिल पर टिका दिया। रागिनी तो मानो शर्म से जम गई। फिर नीलेश ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया और उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा और अपना एक हाथ उसकी कमर पे डाल दिया और एक हाथ अपने हाथ में थाम लिया और फिर से गुनगुनाना शुरू किया। भीगी भीगी रातों में मैं फिर तुम आओ ना, ऐसे बरसात में आओ ना। कितनी ही देर दोनों भीगते हुए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए यूं ही डांस कर रहे थे। नीलेश के गिटार की आवाज़ सुनकर राधा जी जो बालकनी में आई थी वो कब से मुस्कुराते हुए अंदर जा चुकी थी और कल ही दोनों का रिश्ता तय करने की सोच चुकी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं क्या रागिनी और नीलेश की शादी होगी। चलिए मिलते हैं इस कहानी के लास्ट भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।